हाँ भाई, मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। सारी एटॉमिक फिजिक्स कवर करेंगे। और जो भी यार एडवांस इलस्ट्रेशंस हैं सिंगेज की, राहुल सरदाना की, और अपने जेई एडवांस के पीवाईक्यू सब सोल्व करने के बाद, ग्रेजुएशन बुक्स पढ़ने के बाद, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फिजिक्स में, तो सभी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है पढ़ने के बाद क्लैरिटी जो आती है ना, उसके बाद ये नोट्स बनाए गए। तो क्या मैं करवा दूंगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, चलो देखते हैं। सबसे पहले थॉमसन मॉडल क्या है, फिर रदरफोर्ड मॉडल, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कुछ एडवांस इलस्ट्रेशंस जो आपको यार सिंगेज मुझे राहुल सरदाना में दिखी थी है, और ग्रेजुएशन बुक्स में भी दी गई है, तो काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि एडवांस कभी ये पूछ लेगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का अपना सवाल कैसे बनते हैं, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या है, बोर्स मॉडल क्या है, अगर कोई हाइपोथेटिकल केस आ जाए बोर का कि अपना जैसे एडवांस ने एक बार पूछ लिया था पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन रेडियल डिस्टेंस के साथ दे दिया, तो बताओ एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा। सब मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब ये देखो, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, सब कैसे निकाल सकते हैं। हर एक चीज का मैं डेरिवेशन दिखाऊंगा। रट्टा नहीं मारना हर चीज। हम रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी याद होती है, बस उन्हीं से ही सब चीज निकाल लेंगे। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन ऑफ एटम, क्या होगा अगर आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दें। इसका भी एक सवाल 2015 में एडवांस ने पूछ लिया था, वो भी कवर करेंगे। फिर जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो किस वेवलेंथ का फोटोन रिलीज होता है, या किस वेवलेंथ फोटोन को ऑब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन करता है, उसका फॉर्मूला मतलब लैम्डा का फॉर्मूला। आप ये चीज याद रखते होगे ऊपर वाला, मैं रखता हूँ नीचे वाला याद। और सारे एडवांस के पीवाईक्यूज ना इसी से हम अटैक करेंगे, और पता लगेगा क्यों ये बढ़िया फॉर्मूला है उससे। फिर डी एक्साइटेशन, कितने टाइप्स ऑफ फोटोन रिलीज होते हैं उसका फॉर्मूला आप याद रखते हो। अगर किसी एन एनर्जी लेवल से एन इज इक्वल टू वन ग्राउंड स्टेट पे लैंड कर गया तो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब टाइप्स ऑफ फोटोन निकलेंगे, वो कैसे आया फॉर्मूला वो भी डिस्कस करेंगे। और उससे अगर ये कह दे एन इज इक्वल टू फाइव से एन इज इक्वल टू थ्री पे जंप करना है, तो कितने टाइप्स ऑफ फोटोन निकल सकते हैं वो भी देखेंगे। या कह दे एन इज इक्वल टू टेन से एन इक्वल टू थ्री पे जंप करना है, कितने टाइप ऑफ फोटोन निकलेंगे, हम वो भी सोल्व कर पाएंगे। फिर एनर्जी लेवल्स, मेरी अप्रोच क्या है सोल्व करने की जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। फिर स्पेक्ट्रल लाइंस, अपनी इस जैसे लाइमन सीरीज है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट क्या होगी, क्या अप्रोच होगी, क्या कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। जैसे आपने ये याद रखा होगा कि यार बारमर सीरीज है, विजिबल रेंज होता है, फास्ट एंड इंफ्रारेड में होता है। क्यों ये विजिबल में है, क्यों ये इंफ्रारेड में है, और कैसे इन्हें कॉन्सेप्चुअली हम याद रख सकते हैं या पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखो हम क्या मान के चलते हैं कि यार न्यूक्लियस तो बहुत हैवी है और इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्या होगा अगर हम माने कि यार इसका भी कोई मास है, इन दोनों का मास कंपेरेबल है, तो क्या होगा ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों ऐसे रोटेट कर रहे होंगे। तो ये चीज दिखाई गई है, ग्रेजुएशन बुक्स में दिया गया है ये। और आने वाले टाइम में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे। तो डिराइव करके दिखाऊंगा मैं। याद नहीं रखना, मैं भी पर्सनली नहीं रखता याद। डिराइव कैसे कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे टैकल कर पाएंगे, वो देखें। एटॉमिक कोलिजन, एकदम बेसिक से क्या कॉन्सेप्ट होता है सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ये एग्जांपल होगी उस पे। फिर एक है राहुल सरदाना का प्यारा सा सवाल है, वो करेंगे। हाइपोथेटिकल बोर मॉडल, जेई एडवांस आई थिंक 2020 में पूछ लिया था उन्होंने। तो इसमें क्या दिया होता है, पोटेंशियल एनर्जी का रेडियल डिस्टेंस के साथ ग्राफ दिया होता है या रिलेशन दिया होता है, तो हमें बताना होता है कि अगर ये बोर्स क्वांटम थ्योरीज पे लग रही है, तो बताओ अपना रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा, एनर्जी क्या होगी nth ऑर्बिट की। तो उसके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। सारी अप्रोच डिस्कस करूंगा, सिर्फ एक होमवर्क दिया इस पूरे लेक्चर में, तो आप सोल्व करना। फिर जेई एडवांस 2016 का सवाल है ये। 16 के बाद अपना अगेन 16 का, 17 का, 18 का, 2010 का, 15 का, 13 का। फिर ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो ये, द कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, कि यार जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता है ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो अपनी क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स को अप्रोच करती है। तो क्यूरियोसिटी के लिए मैंने चीज लिखी है, चाहे तो आप किसी का मन हो ओलंपियाड्स के लिए तैयारी कर रहा हो तो ये पक्का पढ़ सकते हो आप। चलो स्टार्ट करते हैं। थॉमसन ने क्या कहा था, इसने कहा भाई एटम है ना, एटम ऐसा बना है कि जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, जो रेड पार्ट है वो सारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और जैसे सीड्स होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है उसमें। जैसे इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। तो क्या कहा भाई, एटम्स आर पॉजिटिव लम्प्स ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन देम। अब देखो यार, इसने कहा कि और इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि नेट फोर्स हर एक बंदे पे कैंसिल हो जाता है और एटम स्टेबल है। एटम स्टेबल है, ये भी बात थॉमसन ने कह दी थी। ठीक है। और चलिए एक एनसीईआरटी की लाइन में जिक्र कर देता हूँ। डब्बे बने होते हैं ना, टेबल एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, उसमें लिखी गई है कि जे थॉमसन ने ना कंडक्शन इन गैसेस, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस, इस पर रिसर्च की थी, उसके कारण इसे नोबेल प्राइज मिला था। सुन लो एक बार, रट्टा तो ना मारो कि क्या किसने किया था। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी इन्होंने डिस्कवर किया था, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी लिखती है। नीचे चलते हैं। लेटर डिसअप्रूव्ड बाय रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई
देख, जैसा तू कह रहा है ना, मेरा एक्सपेरिमेंट तो वैसे नहीं कह रहा कि एटम वैसा दिख रहा होगा। तो कैसा दिखता है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, वो जिक्र करते हैं। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। सर हीलियम क्या है? जिसके पास दो प्रोटॉन हो और मास नंबर 4 हो। सर मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन दो है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4 - 2, 2। तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स है। सर हीलियम न्यूक्लियस है तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। हाँ सर, कितना चार्ज होगा? अरे हीलियम पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना चार्ज आ गया? +2 ई। ई कितना होता है? 1.6 10⁻19। मैं ऐसे नहीं याद रखता इसे, कूलम। ऐसे नहीं याद रखता, मैं याद रखता हूँ 16 × 10⁻20 कूलम। कैलकुलेशन आसान हो जाती है। नीचे चलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल। ओहो, एक सोर्स लिया जो अल्फा पार्टिकल को ऐसे बोमार्ड करेगा, ठोकेगा। ठीक है, ये पास करता है। यहाँ है गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल ठीक है। इसके अब देखा कि कितने पार्टिकल पास कर रहे हैं, कितने डेविएट कर रहे हैं, कितने वापस मुड़ के आ जा रहे हैं। तो इन्होंने ये स्टडी किया। अब यहाँ पे क्या है? स्क्रीन कौन सी? जिंक सल्फेट। इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड भी लिखा होता है कई जगह। ये ना फ्लोरोसेंट होती है। फ्लोरोसेंट इसका क्या मतलब है? जब ये इस स्क्रीन को टकराएगा ना पार्टिकल, तो ये ग्लो करेगी। तो जहां शाइन आ गया, जहां ग्लो आ गया, पता लग गया भाई हाँ यहाँ पार्टिकल टकराया। मान लो यहाँ इस पाथ पे आया और यहाँ ग्लो आ गया, मतलब ये पाथ रहा होगा उसका। तो कितना डेविएट हुआ है वो हम निकाल सकते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं भाई। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या रही? ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंट में उन्हें क्या दिखा। फिर इसकी फिजिक्स की भी बात करेंगे, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम। पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड। भाई साहब, कह रहा है कि जो गोल्ड फॉइल थी ना, मेजोरिटी ऑफ जनता तो अनडेविएटेड पास कर गई, कि डेविएट हुई नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि यार एटम रहा होगा ना, वो मोस्टली एम्प्टी रहा होगा, इसलिए डेविएशन नहीं हुआ। डेविएट क्यों करेगा? सर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज +2 ई, न्यूक्लियस पे चार्ज, गोल्ड का न्यूक्लियस है। आप कहोगे यार किसी का भी न्यूक्लियस हो जाए, इस केस में गोल्ड है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z मान लेते हैं। सर चार्ज कितना होगा? न्यूक्लियस पे चार्ज किस कारण आएगा? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन कितने होते हैं सर? एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं। तो कितना चार्ज आ गया? एक प्रोटॉन पे +E है, कितने प्रोटॉन है? Z। तो न्यूक्लियस पे चार्ज ZE, +2E का बंदा ZE को अप्रोच कर रहा है। यही हो गया। तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, ये भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस तो पॉजिटिव ही होगा। तो इनके बीच में रिपल्शन है, इस कारण डेविएट कर रहा है। कहता कि अगर मेजोरिटी जनता ऐसे पास कर गई है तो पक्का एटम मेजोरिटी खाली है, मोस्टली खाली है वो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड एंड डेविएटेड मींस दैट एन एटम इज मोस्टली एम्प्टी। ठीक है। ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड बाय लार्ज एंगल्स। चलो डेविएट हो भी गया, ऐसे बहुत कम थे जो लार्ज एंगल डेविएट कर गए। सम इवन स्कैटर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ तो ऐसे भी थे जो 180 डिग्री डेविएट कर गए, रिबाउंड कर गए। ऐसा आपको दिखा, अगर फील कराना हो कि कितने, अगर 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में बम्बार्ड करता हूँ, उनमें से सिर्फ एक बंदा है जो 180 डिग्री अपना डेविएट होके वापस आ जाता है। 8,000 में से एक, मतलब 8,000 में से 7,999 सीधे जाते हैं, थोड़े से डेविएट होते हैं। ये नीचे डायग्राम बनाई गई है, ऐसे जाता है डेविएट हो जाता है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस से कितना दूर हो, मान लेते हैं x डिस्टेंस दूर है, इस दूरी का और इस डेविएशन एंगल का क्या रिलेशन होता है। न्यूक्लियस से कितने दूर होने पे कितना डेविएट हो जाता है, इसका भी रिलेशन देखेंगे। ठीक है, ये चीज होगी। अब कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने, सुनते जाना। एक चीज देखो, एटम में जब इस टाइम तक ये पता था कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। ठीक है, इन्होंने कहा कि यार देखो, एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? सर हीलियम न्यूक्लियस है ना, तो 4 AMU, 4 AMU है। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम, कितना? 1 AMU। एएमयू कितना होता है? 1.67 10⁻27 kg से 1 AMU। तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, 2 + 2 4, तो 4 AMU हो गया। ठीक है, 4 AMU। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 10⁻31। भाई साहब, कह रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल डेविएट कर रहे हैं तो पक्का कोई अच्छा खासा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उस पे, अच्छा खासा मास होगा इस बंदे पे,
तभी इतना डेविएट कर पा रहे हैं। देखते हैं क्या लिखते हैं हम। फॉर अल्फा पार्टिकल्स हैविंग 8000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी 10 रेज़ टू पावर 7 के ऑर्डर की, सच हाई वेलोसिटी these could be deflected through large angles only by a strong electrical force। कहता भी ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर गया, पक्का एक सिग्मा बंदा बैठा होगा जो इसे डेविएट मार रहा है, तगड़ा बंदा बैठा होगा। ठीक है। The electron of gold do not affect alpha particles appreciably since they are very light। यार कॉमन सेंस है कि अकेला इलेक्ट्रॉन तो क्या ही कर पाएगा इसका। क्यों? ये फील करने के लिए वैल्यू भी दे दी, 8000 गुना मास है, इतने ऑर्डर की वेलोसिटी है भाई, क्या कर लेगा एक इकलौता इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या कहा कि यार मोस्टली खाली भी मत एटम है, क्यों? क्योंकि अनडेविएटेड पास कर गए। और ऐसा सब भी वो मतलब रीजनिंग लगा पा रहा था रदरफोर्ड। तो कहा सो द एटम वाज पिक्चर्ड टू हैव अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस टर्म किसने दी, किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। एनसीईआरटी कहती है। तो जो भी एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ के आया हूँ, तो जो टर्म मुझे लगे कि ये बताई जा सकती है तो मैं बताता रहूंगा। So the atom was pictured to have a center called nucleus where practically all the mass of atom is present। सर practically all the mass क्यों कहा, all the mass क्यों नहीं कह दिया? अबे यार एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो आते हैं, तो इन्होंने कह दिया यार इलेक्ट्रॉन का मास कितना का होगा, ऑलमोस्ट सारा का सारा मास तो न्यूक्लियस में ही पड़ा है, तो ऑलमोस्ट सारा का सारा यहीं पड़ा है, इसलिए कह दिया कि प्रैक्टिकली ऑल द मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस ओनली एंड एंटायर पॉजिटिव। कहते हैं पॉजिटिव तो चार्ज सारा का सारा यही है क्योंकि प्रोटॉन पड़े हैं वही यहाँ। ठीक है। द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि इलेक्ट्रॉन है, एंड रिवॉल्व्स। अब देखो रदरफोर्ड ने पता क्या कहा कि न्यूक्लियस सेंटर पे है, ये मान लिया, इलेक्ट्रॉन ऐसे है। अब इन्होंने देख कहा इस पे चार्ज जेड, इस पे ई, ये प्लस ये नेगेटिव, सर ये तो खींच लेगा इसे। अगर इस पे फोर्स लग रहा है और ये इसके साथ नहीं आ रहा, चिपक नहीं रहा, मतलब खींच के नहीं लेके जा रहा इसे, तो पक्का ये इसके रेडियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी रही होगी, और ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स सिर्फ इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। सर ये तो सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर ये टेंजेंशियल, सॉरी नॉट टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एंड रिवॉल्व्स अराउंड इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये चीज किसने कहा कि सर ये कैसे लिख दिया? के Q1 Q2, Q1 कितना है सर ई, Q2 कितना है सर जेड ई, तो जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, सॉरी फोर्स कैसे लिखते हैं? एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दो भाई, यहाँ से वेलोसिटी नहीं आ जाएगी, आर से आर कट के वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने इतना कह दिया भाई। अब देख जो रदरफोर्ड ने कहा हम मैथमेटिकली अप्लाई करके देखते हैं। पहली चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, वेलोसिटी आ गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम, याद नहीं रखना, इक्वल करोगे वी निकल जाएगा, याद कुछ नहीं रखना। काइनेटिक एनर्जी, सर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है वो पता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ यार, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये टर्म आ जाएगी। सर ये तो पॉजिटिव आ रही है, अब यार काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो पॉजिटिव तो आनी थी। अब याद रखना नीचे क्या आ रहा है, 8 पाई एप्सिलॉन, मतलब 8 आ रहा है नीचे। पोटेंशियल एनर्जी सर के Q1 Q2 बाय आर ऐसे होता है, तो के Q1 Q2 तो माइनस तो आएगा क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, Q1 Q2 करेंगे तो नेगेटिव तो आ गया, जेड डी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा। अब देखो जेड डी स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नीचे नंबर मतलब दो गुना कम है, ये कम है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से दो गुना ज्यादा है, और नेगेटिव भी है। आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर 2x तो है मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव भी है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? आप कहोगे -2x प्लस एक्स माइनस एक्स। एक्स क्या था, कितनी काइनेटिक एनर्जी है? देखो जेड डी स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड डी स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा जी, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, पोटेंशियल काइनेटिक को ऐड करोगे, ये आ जाएगा। ये चीज ना दिमाग में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी है ना उतनी ही टोटल एनर्जी है, बट टोटल एनर्जी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डबल है पोटेंशियल एनर्जी, और वो नेगेटिव है, तो नेट क्या आएगा? अबे माइनस एक्स ही तो आएगा, और एक्स कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, देख लो भाई।
तो अपना मैग्नीट्यूड काइनेटिक टोटल का सेम है, पोटेंशियल का डबल है, बट नेगेटिव है। अब देखो नेगेटिव का क्या मतलब है। अब केमिस्ट्री में ये चीज ना आपको पढ़ा दी जाती है कि यार देखो, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। इससे हम कई ऑर्डर्स भी याद रखते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सब भी देखते हैं हम, एंथैल्पी वगैरह। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। हमने ना रेफरेंस मान लिया कि यार जब इनफाइनाइट पे है ना, तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, एक है अलग पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर वो नहीं है। अच्छा, और तब उसकी एनर्जी कितनी मान ली, जीरो। एक इलेक्ट्रॉन जो इनफाइनाइट पे अकेला पड़ा उसकी एनर्जी जीरो। अब वो आ गया एटम के अंदर। आप ये बताओ, एटम के अंदर ज्यादा स्टेबल है या अकेला स्टेबल है? ऑब्वियसली एटम के अंदर स्टेबल है, अट्रैक्टिव फोर्स ही लग रहे हैं, ज्यादा स्टेबल है। यहाँ एनर्जी कितनी थी, जीरो। एटम के अंदर ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी जीरो से तो कम होगी, और जीरो से कम क्या होता है, नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों आई, ये भी पता लग गया। ग्रेजुएशन बुक से बढ़िया बुक्स क्या लिखती हैं, ये भी देखेंगे हम। देखो पहले देखते हैं, एस इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, एंड एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, तो जीरो से एनर्जी कम होगी, जीरो से कम क्या, नेगेटिव होगी। ऑल्सो नेगेटिव टोटल एनर्जी मीन्स द सिस्टम इज बाउंड, द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अगर इसे अनबाउंड करना है तो इतनी एनर्जी पॉजिटिव में दे दो, जो कि हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, कि कितनी एनर्जी दें इस इलेक्ट्रॉन को कि आजाद करा दे, इनफाइनाइट पे पहुंचा दो, मिनिमम एनर्जी, ये भी देखेंगे। ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या कहता है अभी अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल तो क्या कह रहे हैं, पहले ये देखते हैं बी क्या है। सर, न्यूक्लियस को छुपाओ। अगर ये न्यूक्लियस ना होता तो ये अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाता। जब ये बिना न्यूक्लियस के सीधा चला जाता तो न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस होती है, मिनिमम। यही इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। मतलब यार सादी भाषा में कितने ऊपर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, वो इम्पैक्ट पैरामीटर है। अच्छा, और जब ये यहाँ से निकलेगा तो कितना थीटा डेविएट होके निकलेगा, इसका रिलेशन। अब यार अगर ये पूरे लेक्चर होते ना, मैं ये डिराइव करवाता आपको, क्योंकि काफी मोमेंटम वगैरह जो भी है, इंपल्स वगैरह सब रिवाइज हो जाता है इससे। तो इसका रिलेशन आप याद रख लो, एडवांस से पहले प्लीज इसे देख के जाना। एक्सपेक्टेड है ये, बढ़िया जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है ना ग्रेजुएशन में, उसमें दिया होता है। सो tan ऑफ थीटा बाई टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसे फील करते हैं। अगर बी ज्यादा है, बी ज्यादा मतलब दूर से आ रहा है, बी ज्यादा तो मतलब tan थीटा कम। अगर tan ऑफ थीटा कम है तो थीटा को भी कम होना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब जितना ज्यादा दूर है उतना थीटा कम है। अरे यार जितना दूर से जा रहा होगा उतना कम डेविएट होगा। ठीक है, अब देखो उल्टा सोचो, बी कम है मतलब नजदीक से आ रहा है, भाई साहब इस पे फोर्स लगेगा अब तगड़ा। नजदीक से आ रहा है तो टेन थीटा ज्यादा है, टेन थीटा ज्यादा है तो थीटा को भी ज्यादा होना पड़ेगा। तो जितना करीब से जाएगा उतना डेविएट ज्यादा हो जाएगा। भाई साहब ये तो फील भी हो रहा है। बट रिलेशन क्या है, टेन ऑफ थीटा बाई टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई बी, याद रखना है प्लीज। तो पढ़ लेते हुए क्या लिखा मैंने, थीटा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, जितना करीब उतना ज्यादा डेविएट, दैट इज अल्फा पार्टिकल पासिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस गेट रिफ्लेक्टेड मोर। अरे भाई साहब, अब देखो, हमने कहा था यार बहुत कम है जो 180 डिग्री घूमते हैं। ये आंसर भी दे रहा है, जब बी टेंडिंग टू जीरो होगा मतलब बी जीरो होगा। बी जब जीरो है मतलब ऐसे आ रहा है, हेड ऑन कोलिजन होगा 180 डिग्री। आ गया यहाँ से, बी को जीरो पुट करो, थीटा कितना आ जाएगा यार, 180 डिग्री। सो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स बैक, टेन थीटा वन बाई बी, टेन थीटा वन बाई बी, थीटा बाई टू सॉरी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये देखते हैं भाई। ये ना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें भी एडवांस ने पूछ लिया ये, और अपना फिजिक्स में तो पूछते रहते, आसान है। पहला केस क्या मान रहे हैं हम, ये पहले मान रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है ना यार, हम मान लो कि बहुत हैवी है, ये नहीं मूव करेगा, जैसे जैसे पास आएगा ये नहीं मूव करने लग जाएगा, या कह दो न्यूक्लियस फिक्स्ड है। ठीक है, हम देखते हैं भाई। पहले मैं मान लेता हूँ कोई चार्ज क्यू है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव नेगेटिव तब तो खींच ही लेता ये। तो पॉजिटिव पॉजिटिव है। अगर ये न्यूक्लियस दिया तो क्यू को क्या रख देंगे सर, जेड ई। ये अल्फा पार्टिकल हुआ तो टू ई, तो आता हमें, इसका मास स्मॉल है, इसका कैपिटल है। अब देखो क्या होगा, सर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन लगेगा। अच्छा,
बट इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या होगा, जैसे जैसे करीब आता रहेगा ना, इसकी फोर्स तो इधर लग रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कम होगी, कम होगी। कम होते होते फाइनली यार मोमेंटेरली रेस्ट पे आ जाएगा। और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कम होके किस में कन्वर्ट होगी? सर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया सर? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व मारो। इनिशियल एनर्जी, सर इसकी काइनेटिक लिखो, पोटेंशियल भी लिखो। पहले मान लेते हैं आर डिस्टेंस दूर था, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर काइनेटिक हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, आसान है। बाद में सर काइनेटिक तो जीरो होगी, क्योंकि यार मोमेंटेरली रेस्ट पे आया। बाद में तो चलो उठा जाना है, पर उस मोमेंट पे तो रेस्ट पे है। उठा मतलब उल्टा जाना है, पंजाबी बोल गया मैं। तो इस पे क्या है सर? काइनेटिक जीरो, सिर्फ पोटेंशियल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय इस आर को मैं आर मिनिमम कह रहा हूँ। तो ये आ गई जनरल इक्वेशन। अब जो आर दिया हो, जो वेलोसिटी दी हो, पुट करो, आंसर है। बट यार एडवांस ने जब भी पूछा ना, तब कहा कि यार जो इनिशियल आर था ना, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो बहुत ज्यादा था। अब को यार आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। कर दो जीरो, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो सीधा ही हो गया कि बहुत दूर था, तो पहले एनर्जी इतनी थी, बाद में कहाँ गई वो? सर इसमें चली गई। तो सीधा ही एक इक्वेशन बनाओ, आंसर निकालो। तो यहाँ से ये आर मिनिमम निकल के आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका केस ज्यादा बढ़िया। कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर कंपेरेबल। कि यार ये तो बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है सेंटर ऑफ मास का, कि जैसे जैसे पास आएगा ना, ये भी मूव कर सकता है, ये फिक्स्ड नहीं है। तो जैसे पास आएगा ये भी बढ़ने लगे। देखो, रिपल्शन लग रहा है, ये पीछे से आ रहा है पार्टिकल, ये न्यूक्लियस है। जैसे करीब आ रहा है, इनका फोर्स बढ़ी जा रहा है, और इस पे भी फोर्स बढ़ी जा रहा है, तो ये आगे चलने लगेगा। और वेलोसिटी पहले रेस्ट पे था, अब वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इसकी कम होगी कम होगी कम होगी। जब तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कोई वैल्यू मान लो v हो जाती है, और इसकी कम होते 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 v हो जाती है, तब तक ये अप्रोच करेगा, उसके बाद इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना? मतलब आर मिनिमम कब तक होगा? जब तक इन दोनों की वेलोसिटी v नहीं हो जाती। इसकी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, इसकी कम हो रही कम हो रही कम हो रही है, बराबर होगी इस मोमेंट पे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। यार ये आपको पढ़ा भी होगा। इसको मैं चाहे तो एक लाइन में कर सकता हूँ सवाल, बट एंड में बताऊंगा वो करना मैं। आप वही चीज लिखो, मोमेंटम कंजर्व सर। पहले तो ये था m इंटू वी नोट, ये तो रेस्ट पे था m इंटू वी नोट। बाद में स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स v, क्योंकि सेम वेलोसिटीज जा रहे होंगे। ठीक है। अब हाफ m वी नोट स्क्वायर, एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ। कहाँ गया सर? हाफ स्मॉल m वी स्क्वायर हाफ कैपिटल M वी स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर मिनिमम। सर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकाल दो। अब कोई बंदा कहेगा सर क्या ये लगा सकता हूँ, हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर? सर ये क्या कर रहे हो? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन टू बॉडी सिस्टम क्या होता है? जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है लॉस, जैसे ऊपर कर रहे थे, वो कहाँ चला गया? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर मिनिमम पे। यहाँ कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी? सर हाफ एम वी स्क्वायर में स्मॉल एम रखें या कैपिटल एम? मैं कहूंगा रिड्यूस्ड मास रखो। यहाँ तो इसकी वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसकी वी नॉट बाई टू दे देते, तब क्या करते? ये तो आंसर देगा। वैसे क्या करते? हाफ म्यू रिड्यूस्ड मास इनटू यू रिलेटिव। यू रिलेटिव कैसे निकालते हैं? मान लो ये वी नॉट है, ये कितना है? वी नॉट बाई टू है, तो रिलेटिव कितनी होगी सर? वी नॉट बाई टू होगी, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू, वी नॉट बाई टू। तो हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, इतना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये सारा पोटेंशियल में चला जाएगा। इसे सोल्व करो, एंड में वही टर्म रिड्यूस्ड होके आ जाएगी। चलो भाई, ड्रॉबैक्स और रदरफोर्ड पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग। अब एक चीज देखो, मैक्सवेल, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने क्या कहा कि यार भाई देखो, रदरफोर्ड भाई तू कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फोर्स बैलेंस हो गया और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लग गया, ठीक है। कहीं भी फोर्स बैलेंस हो गया, घूमने लग गया, तो कोई भी ऑर्बिट में घूम सकता है। एक तो रदरफोर्ड ने ये बात कर दी थी कि कहीं भी घूम लेगा, बस घूमता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने एनर्जी निकाली। मैक्सवेल कहता है अगर कोई चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब सादी भाषा में एक्सलरेटेड है, एक्सलरेटेड चार्ज, हमने पढ़ा है भाई, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली रेडिएशंस एमिट करता रहेगा, तो एनर्जी अपनी गिराता रहेगा। तो ये ऐसे घूमता 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 नल्ला होता रहेगा, नल्ला होता रहेगा, और अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा। तो ना बोहर ने ये चीज सोल्व की, और उसने कहा कि यार अगर ऐसा हो रहा होता,
तो 10⁻⁻⁸ सेकंड में ये कोलैप्स कर जाता, इसके अंदर ठुक जाता। तो पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटेड मोशन must radiate energy in the form of electromagnetic radiation। ठीक है भाई। as the electron revolves in circular orbit it is continuously, ठीक है, so it must radiate energy continuously। Bohr calculated that this emission of radiation would cause the electrons in an atom to lose all their energy and fall into the nucleus within a hundred millionth of a second। मतलब 10⁻⁻8 ही हो गया, इतने सेकंड में आ जाता स्पाइरल पाथ। ठीक है, दस होल एटॉमिक स्ट्रक्चर शुड कोलैप्स, बट ऐसा तो नहीं हो रहा था। अगर कोलैप्स ही हो गया तो भाई, बट नहीं होता, तभी तो है एटम। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट। अभी बात की हमने, किसी भी ऑर्बिट में घूम लेगा, फोर्स बैलेंस करो घुमा दो, फोर्स बैलेंस करो घुमा दो। सो इट मस्ट एमिट कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। एक्सपेरिमेंटल अपना बामर, जब आप बामर सीरीज करते हो ना, बामर अपना एक वो था, शायद मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने रिलेशन दिया था कि हमने देखा गया कि यार हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी रिलीज नहीं हो रही। जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो कोई भी फ्रीक्वेंसी निकाल देगा, बट एलिमेंट्स एमिट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ओनली डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। जिसने पढ़ा होगा उसने पता है सर, जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना दो एनर्जी लेवल के, उसके कोरस्पॉन्डिंग फोटोन रिलीज या एब्जॉर्ब होता है। तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ही एब्जॉर्ब या एमिट होती है ना। तो ये चीज बोर ने आगे कैसे सोल्व करी, आइए पढ़ते हैं। चलो देखते हैं नील बोहर का क्या कहना था कि एटम कैसा दिखता है। पहले तो देखो बोर मॉडल किन के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक एटम। सर हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन के पास क्या होता है, क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो नहीं होता, बस यही सब होता है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, उनके लिए एप्लीकेबल है जो भी फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे। या हाइड्रोजन हो या हीलियम, सर हीलियम के पास तो दो होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसके भी पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, सर लिथियम पे तीन होते हैं, तो अगर लिथियम +2 हो, इस पे भी हम लगा सकते हैं। बेरिलियम पे चार होते हैं, तो तीन अगर डोनेट कर दे तो इस पे भी कर सकते हैं। तो बोर ने कहा कि भाई जो रदरफोर्ड ने कहा था ना, कुछ बातें तो ठीक है, कि न्यूक्लियस ही सेंटर है जिसपे प्रैक्टिकली ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक बात जो रदरफोर्ड ने कही वो गलत है कि फोर्स बैलेंस करो कोई भी ऑर्बिट में घुमा दो और हर फ्रीक्वेंसी की हर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता रहेगा। बोर ने कभी ऐसा नहीं है, हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स वेयर इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी या एनी रेडिएशन वाइल रिवॉल्विंग। देखो, रेडिएशन ना रिवॉल्व करते हुए कोई रेडिएशन नहीं निकाल रहा। अच्छा, तो कब निकाल रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में तो देखी कि यार रेडिएशन तो आ रही है, चाहे हर फ्रीक्वेंसी हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी अब और वेवलेंथ की नहीं आ रही, बट यार रेडिएशन तो आ रही है। तो इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन करता है, उसमें एनर्जी, इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन रिलीज कर देता है। तो रेडिएशन इज रेडिएटेड ओनली ड्यूरिंग एक्साइटेशन, मतलब हायर, जैसे जैसे दूर जाते हैं ना, एनर्जी और शेल बढ़ती है। इसे ऐसे भी फील कर सकते हैं, जो सबसे करीब वाला बंधन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सर को कहा, मैंने तो याद रख रखा -13.6 होती है, यहाँ जाते आते -3.4, ये तो कम हो रही है। अरे नेगेटिव में कम हो रही है, नेगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना। ठीक है, तो अब देखो बोर की दो इक्वेशन जिससे सारे सवाल बन जाएंगे। पहले तो इसने कहा कि यार स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है, कौन सी ऑर्बिट, जहां का mvr = nh/2 पाई। सर ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड n, जहां n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सब h/2 पाई के मल्टीपल्स के अगर एंगुलर मोमेंटम है उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा। फिर कहता है कि यार चलो एक इक्वेशन तूने एक्स्ट्रा दे दी, एक तो जो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो कूलम्स फोर्स है वो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ठीक है भाई, एक इक्वेशन वो होगी। अब देखो इन सबसे मैं क्या निकाल सकता हूँ, सर वेलोसिटी निकाल सकते हो और ये रेडियस भी निकाल सकते हो। nth ऑर्बिट की क्या रेडियस होगी, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो निकाल सकते हैं। तो दो इक्वेशन निकालते रहो।
इन्हें सोल्व करके ये बड़े फेमस है रिलेशन आते हैं जो हर बंदा याद रखता है और रखने भी चाहिए। रेडियस क्या होता है सर? 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड। मतलब रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर बाई जेड के। सर ये 0.529 को एक और चीज भी कहते हैं, बोर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस, इसे कई बार ए नोट कह देते हैं कि बोर्स रेडियस इक्वल टू ए नोट, मतलब इसी को कह रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल का, हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा सर? 1। और फर्स्ट शेल का मतलब एन इक्वल टू 1, तो यही आ गया। तो उसी को बोहर रेडियस कहते हैं। चलो ये याद हो गया हमें, 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू 2.19 10 रेस्ट पर 6 मीटर पर सेकंड, जेड बाई एन। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? जेड बाई एन। अब एक चीज देखो, किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है वो पता है, रेडियस क्या वो पता है सर? v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी तो होता है, तो ये ओमेगा v बाई आर लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले, याद नहीं रखना, बट v हमें पता होता है, याद रखते हैं। r याद रखते हैं, तो ये रिलेशन नहीं आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। मैं नहीं याद रखता, जल्दी से निकाल के देख लेता हूँ मैं, v बाई आर। चलो, अब और क्या निकाल सकते हैं सर? ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, और ओमेगा कैसे निकाल ही चुके हैं हम। तो टाइम पीरियड का भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी होती है हमें। करंट, अब एक चीज देखो, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन ना टी टाइम बाद, टी क्या टाइम पीरियड, एक इलेक्ट्रॉन टी टाइम बाद इसे क्रॉस करता है, इस जगह को। तो आप कहोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हुआ सर? ई चार्ज घूम रहा है टी टाइम लेकर। सर 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ई मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो 1/t, इसे मैं क्या रख दिया? फ्रीक्वेंसी। तो ई मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ही आ गया। और ओमेगा पी बाई आर आसानी से निकल जाएगा। देखो, अब देखो, क्या करंट मान सकते हैं कि फ्लो कर रहा है? वो आई है, वो हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। सर अगर एक लूप हो जिसका रेडियस पता हो और उसमें करंट आई हो, तो उसका यार मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। हाँ पता है हमें, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सर आई पता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर हो गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एट सेंटर, आई बाई आर। सर आई का रिलेशन जल्दी से निकाल सकते हैं, ई बाई टी। 1/t को फ्रीक्वेंसी, ई इंटू फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल लेंगे। आई पता है, आर का हम याद ही रखते हैं यार, जल्दी से ये नहीं आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी। ठीक है। देखो अगर सिर्फ ये चीजें याद है ना, सब निकल जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट, अरे भाई साहब, सर आई हम निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है तो आई डायरेक्ट, आई सॉरी, आई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो देख लो भाई, याद नहीं रखना, ये जो भी लिखा है कुछ याद नहीं रखना। रेडियस याद होता है, वेलोसिटी याद होती है, तो ये सब निकाल सकते हैं। एनर्जी, सर कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी यार, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एक और फॉर्म याद रखनी है सर, जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये क्या है सर? एनर्जी है ये भी। इसे कहते हैं वन रिडबर्ग ऑफ एनर्जी, वन रिडबर्ग ऑफ एनर्जी। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम आर एच सी लिख सकते हैं। एक रिलेशन प्लीज याद रखना, इस 13.6 की जगह हम आर एच सी भी लिख सकते हैं। सर आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। सर जैसे प्लैंक कांस्टेंट होता है वैसा ही है? नहीं, वैसा क्यों नहीं? सर प्लैंक कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, सारे यूनिवर्स का यही है। रिडबर्ग कांस्टेंट हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, हम ये भी देखेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट बढ़ भी जाता है कम भी हो जाता है, देखेंगे, क्योंकि अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग है ना। ठीक है। तो एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सर इसको ना आर एच सी भी लिख सकते हैं। मैं ना आर की वैल्यू याद नहीं रखता, मैं 1/r की वैल्यू याद रखता हूँ, 911 एंगस्ट्रॉम। सबको याद रखनी है ये। क्यों याद रखनी है अभी समझ आएगा ये। कई बंदों ने याद रखा होता है, जैसे हम निकालते हैं ना ट्रांजिशन के दौरान क्या वेवलेंथ निकलती है, 1/λ आता है, वहां आर आता है। तो जब 1/λ का फॉर्मूला याद है, लैम्डा निकालने के लिए 1/r आ जाएगा।
तो आर की वैल्यू याद रख लेते हैं गंदी सी, और 1/r करते हैं तो डैश हो जाता है। तो इसलिए 1/r की ही वैल्यू याद रख लो, प्यारी सी वैल्यू है। 1/r इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सब हो गया। सर अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली तो, अरे यार, टोटल एनर्जी का डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव होता है। नेगेटिव तो टोटल एनर्जी भी है, तो इसका डबल कर दो बस। 27.2 हो गया, 13 13 26, हाँ 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बस। सर काइनेटिक एनर्जी, सर टोटल एनर्जी के इक्वल ही होता है, बट काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, बस पॉजिटिव होगी। क्या बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे ना बाइंडिंग एनर्जी भी दे सकते हैं कई जगह, और ये तो ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं कई लोग। एग्जैक्टली वही चीज है कॉन्सेप्ट। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट। एक इलेक्ट्रॉन है जो nth शेल में मस्त घूम रहा है, कितनी एनर्जी दे कि ये बंदा आजाद हो जाए, इनफाइनाइट पे चले जाए। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कितने, यहाँ आए और बंदा रेस्ट पे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो n इक्वल टू 1 है, कितनी एनर्जी होगी सर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। नहीं तो दूसरों के लिए -13.6 जेड स्क्वायर, एन इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि एनर्जी कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मैं एन इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूँ, तो यही आ गया 13.6 जेड स्क्वायर। अच्छा जी, कितनी एनर्जी दें इसे? सर इसकी एनर्जी ना मान लो माइनस, ऐसे -13.6 हाइड्रोजन के लिए, इससे अगर +13.6 दे दोगे ना, इनफाइनाइट पे पहुंचेगा। सर ऐसा क्यों? अरे इनफाइनाइट पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस नहीं है, और मिनिमम एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ के मूव भी नहीं करेगा, जस्ट यहाँ पहुंचेगा। अगर इस आयोनाइजेशन एनर्जी से मैं ज्यादा एनर्जी दे दूं, इस पे भी एडवांस ने सवाल पूछा था, तो क्या होगा, यहां तक तो पहुंच ही जाएगा। जो एनर्जी बची उससे, उस अपनी एनर्जी से मूव करने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगेगा। अच्छा सर, तो जितनी एनर्जी है -13.6 है, अगले की कितनी होती है सेकंड शेल की, हाइड्रोजन के लिए 3.4 माइनस। अगर इसे +3.4 दे दोगे सर, यहाँ आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी है बिल्कुल। इसे +13.6 दे दो, यहाँ आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर दो, और ई इनिशियल कितनी है सर, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ई फाइनल क्या है, अरे जीरो, तो जीरो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो वही तो आ गया। एन इक्वल टू 1 पे मैंने फील करवाया अभी, 13.6 हाइड्रोजन के लिए, +13.6 किसी और के लिए, यार पहले शेल के लिए 13.6 जेड स्क्वायर। ये मैं याद करवाऊंगा आगे कि पहले शेल के लिए क्या एनर्जी डायरेक्टली लिख सकते हो, सेकंड शेल के लिए। बाकी जो रिवाइज कर रहा हूँ उसे पहले से पता होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये याद रखना है, मैं याद हो ही जाते हैं यार, कितना आसान है ये। जो एनर्जी है इस शेल में, उसी को पॉजिटिव में दे दो, वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इसकी एनर्जी लिखोगे आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इतने प्लस में दे दो यार, बस। अब देखो रीजन ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो सकता है। एक तो है कोई फोटोन आ जाए जो जिसके पास इतनी एनर्जी है और निकाल दे, बेसिक बिल्कुल। आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट क्या है? सर जो भी कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस होगा, वो एटम को एक्साइट करने के काम आ, एनर्जी लॉस होगा वो एटम को एक्साइट करने के काम होगा, तो हो गया एक्साइट भाई। तो फोटोन इंसिडेंट भी करा सकता है, एटॉमिक कोलिजन भी करा सकते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, एक्साइटेशन ऑफ एटम। एक्साइटेशन ऑफ एटम, मान लो n इज इक्वल टू लोअर मतलब कम, इसके ऊपर वाला शेल n इक्वल टू h हायर, यहां से ऊपर जाना है। एक फोटोन आया, ये तभी एब्जॉर्ब होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब किसी दो शेल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी हो इसकी। मान लो एक शेल ऐसे, एक शेल ऐसे, एक शेल ऐसे, एक शेल ऐसे, अगर ये हो डिफरेंस, या ये डिफरेंस के इक्वल हो फोटोन की एनर्जी, या ये आया, इसकी एनर्जी है ई, अगर ये ई है, हाँ, अगर ये मान लो ई हो चला जाएगा, ये ई हो चला जाएगा। बट अगर ऐसा आया, मान लो पहले शेल की एनर्जी कितनी है, कहोगे सर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। एक ऐसा आता है, पहले वाले दूसरे वाले की कितनी है, -3.4, डिफरेंस कितना आया 10.2। अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आता है तो यहाँ चला जाएगा। अगर 10.3 वाला आ गया तो आप कहोगे सर 10.2 तो है ही, तो चला जाना चाहिए, नहीं जाता, एग्जैक्टली इक्वल चाहिए। तो ई हायर माइनस ई लोअर
इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन होना चाहिए। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट हो जाएगा, अगर नीचे आएगा तो उसी एनर्जी का फोटोन रिलीज कर देगा। तो ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन पढ़ रहे हैं, लोअर से हायर गया तो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ई हायर माइनस ई लोअर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाई लेमडा। सर एच सी की वैल्यू हमने याद रखी हुई है 12, ओहो क्या लिख दिया, 12420 अपॉन लेमडा। अगर लेमडा को एंगस्ट्रॉम में पुट कर दोगे तो आपके पास ये एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 12420 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या बात है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिलीज्ड, अगर ऊपर से नीचे आया था इलेक्ट्रॉन या नीचे से ऊपर एक्साइट होता है तो किस वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करेगा। तो इनका रिलेशन क्या है, शेल नंबर का, लोअर शेल का क्या नंबर होगा, हायर का क्या होगा, क्या वेवलेंथ आएगी या रिलीज होगी। हमें पता है सर, डिफरेंस इन एनर्जी शेल्स इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा। ई हायर क्या लिखोगे सर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन हायर स्क्वायर, है ना। ऐसे ई लोअर लिखोगे ऐसे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सर एच सी को आप चाहे नीचे भेज दो, एच सी को क्या नीचे भेज दो, और ये जो कांस्टेंट आता है ना, इसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट, ये बंदे कई ये याद रखते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। कि सर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है हमें, 1/r की वैल्यू, z पता होगा तो हम कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा होगा उसका रिलेशन फोटोन के वेवलेंथ से मिल जाएगा हमें। बट मैं कैसे याद रखता हूँ, एलसीएम लो इनका। एलसीएम लोगे सर, एन एल स्क्वायर एन एच स्क्वायर ऊपर एन एच स्क्वायर माइनस एन एल स्क्वायर, ठीक है। और क्या होगा सर, लैम्डा इधर लाओ इन्हें नीचे ले जाओ, तो आर जेड स्क्वायर। मैं लैम्डा की ही वैल्यू याद रख लेता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली तो लैम्डा निकालना होगा। तो आर की वैल्यू हम याद रखते नहीं है, 1/r की रखते हैं, कितनी, 911। अब देखो 1/r आ गया, इस 1/r को मान लो आपको 1/r की वैल्यू कितनी दी है, 911 की जगह 920 कह दी कि ये यूज करो, तो इसकी 920 ही रख देंगे यहाँ पे। तो ये याद रखना है कि 1/r जेड स्क्वायर एन एल स्क्वायर एन एच स्क्वायर अपॉन एन हायर स्क्वायर माइनस एन लोअर स्क्वायर। अब ये ना बोलने में टफ लग रहा है, कैसे याद रखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू 911 अपॉन जेड स्क्वायर। आप कहोगे स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर का डिफरेंस, और स्क्वायर का डिफरेंस है तो बड़े वाला हायर ही होगा पहले, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। कितना बेसिक सा फॉर्मूला ये, स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर का क्या कहते हैं, डिफरेंस। 1/r की वैल्यू क्या रख दी, 911 एंगस्ट्रॉम। प्लीज ये याद रख लो, प्लीज प्लीज। लैम्डा इज इक्वल टू 911 अपॉन जेड स्क्वायर, 920 दे दिया या 920 दे दिया, 930 दे दिया, 930 रख लो। तो 911 मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनका शेल नंबर का स्क्वायर और नीचे इनका ही डिफरेंस जेड स्क्वायर। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग, सर हर किसी के लिए नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होनी चाहिए। क्या बात है, 911 मल्टीप्लीकेशन जेड स्क्वायर डिफरेंस, बस। डी एक्साइटेशन, सर अगर मान लो जब नीचे आएगा, मान लो पहले ना फोटोन आया एब्जॉर्ब करा दिया, किसी एन हायर पे चला गया, एन हायर 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यहाँ चला गया। अब नीचे आने के तो कई तरीके हैं, सीधा ऐसे आ गया या ऐसे करके टुक 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 टुक, या पहले यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया, या पहले यहाँ आ गया या यहाँ आ गया। सर कितने भी तरीके हो सकते हैं, तो जितने तरीके होंगे उतने तरह के फोटोन रिलीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हर एनर्जी डिफरेंस पे एक फोटोन रिलीज होएगा, तो जितने तरीके से नीचे आ सकता है उतने टाइप ऑफ फोटोन निकलेंगे। तो टाइप ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे, NC2, NC2, इशारा काफी आपके लिए, पढ़ते हो NC2। अब कई बंदे क्या याद रखने NC2 सर, n इंटू एन माइनस 1/2, मतलब ये पता है फॉर्मूला जो आप याद रखते हो किसके लिए है, कि किसी n शेल से अल्टीमेटली तो आना तो ग्राउंड स्टेट में ही है क्योंकि सबसे स्टेबल यही है, तो चाहे एक्साइटेड हो जाए बाद में वापस तो इसने यही आना है। तो हायर शेल n है, वो नीचे आता है, तो कितने टाइप ऑफ फोटोन बनेंगे उसका आप याद रख लेते हो, n इंटू एन माइनस 1/2। मैं कहता हूं अगर ऐसे कहते 10वें शेल से तीसरे शेल तक आने में कितने टाइप ऑफ फोटोन रिलीज होंगे, तब कैसे निकालोगे। उसके लिए ये याद रखो,
डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। सर ये क्या है? डेल्टा क्या है? एन हायर माइनस एन लोअर। जैसे 10 और 3 था, 10 - 3 7, उसमें प्लस वन 8 डिवाइडेड बाई टू, 7 - 7 = 14, 28, 28 तरह के। इसी चीज में वो पुट करो, n = 1 के 10 से सीधा एक पे आना, जो आप फॉर्मूला याद रखते हो, n × n - 1/2। किन्हीं को अगर कंफ्यूजन हो रही है ना मैं क्या बता रहा हूँ, आपने फॉर्मूला रखा है जो आंसर देगा n से 1 पे आने के लिए कितने टाइप ऑफ फोटोन। मैं कह रहा हूँ n से चाहे 1 तक निकाल लो आंसर, चाहे 2 तक, चाहे 3 तक, 4 तक, कुछ भी निकाल लो, ये हमेशा आंसर देगा। तो डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस वन, सर डेल्टा क्या है? एन हायर माइनस एन लोअर। डेल्टा प्लस वन क्या है? एन हायर माइनस एन लोअर प्लस वन। बस फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल तक आने में आप पहले डिफरेंस निकालो। डेल्टा सर 4, डेल्टा प्लस वन 5 डिवाइडेड बाई टू, 10 तरह के निकलेंगे भाई। सेट है, मामला सेट है। एनर्जी लेवल्स, सर एनर्जी आपने बताई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सर अगर मैं एन को 1 पुट कर दूं तो पहले शेल की क्या एनर्जी आएगी? 13.6 जेड स्क्वायर। अगर मैं एन को 2 पुट कर दूं, सर ये 4 आएगा, इसे डिवाइड करके एक नंबर ही आएगा, वो आता है -3.4। याद रखना है, -13.6 जेड स्क्वायर, जिसका जेड होगा वो पुट कर दो, -3.4 जेड स्क्वायर, -1.51 जेड स्क्वायर, -0.85 जेड स्क्वायर। मैं बस यहीं तक याद रखता हूँ। जो मुझे पर्सनली याद नहीं है ना, मैं याद कराऊंगा मेरी, क्योंकि सवाल मेरे से बन जाते हैं सारे, तो उतना ही मैं बताऊंगा जिससे आपके भी सारे बन जाए। तो -13.6, 3.4, 1.5, 1.85। ठीक है सर, अगर ये चीज याद है ना, तो अगर कह दे पहले से 3 में गया, बताओ किस वेवलेंथ का निकलेगा? आप कहोगे सर इसकी एनर्जी पता है, इसकी एनर्जी पता है, डिफरेंस सीधा निकाल दोगे आप। अगर डिफरेंस निकाल दोगे तो Hc/λ सीधा बता दोगे। और ये किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है भाई साहब, Hc को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 12420 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इसे इक्वल कर देना डेल्टा ई के। ठीक है, डेल्टा ई निकाला, 12420 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम। बस। एज एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा, आप देखोगे डिफरेंस इन एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। एज एन इंक्रीजेस डिफरेंस इन एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। ठीक है भाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन बार्मर पेस्टन ब्रैकेट फंड हम्फ्री। लाइमन बार्मर पेस्टन ब्रैकेट फंड हम्फ्री। सर क्या मतलब है? कहीं से भी आए, जहां से आ रहा है हमें कोई मतलब नहीं, कहाँ आ रहा है उससे मतलब है, उसी पे नाम है। अगर कहीं से भी आया हो हमें नहीं मतलब, कहाँ आ गया? 1 पे आ गया, लाइमन है। 2 से 1 पे लाइमन, 3 से 1 पे लाइमन, 4 से 1 पे लाइमन। सर बट इनका ना एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है, देखो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे जैसे ऊपर से आएगा उतना एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा। सर जितना एनर्जी बढ़ती रहेगी ना, जितनी एनर्जी बढ़ती रहेगी, उतना वेवलेंथ तो फोटोन कम निकलेगा। मतलब फोटोन की वेवलेंथ उतनी कम निकलेगी। ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, बामन कैप से मैं बता देता हूँ एक बार, चलो। बामर है भाई, कहाँ से आया मतलब नहीं, बट 2 पे आया है, बामर है। पेस्टन 3 पे, ब्रैकेट 4 पे है, फंड 5 पे है, हम्फ्री, पेस्टन ब्रैकेट फंड 5 पे है, हम्फ्री 6 पे है। ठीक है। लाइमल बामर पेस्टन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, बस। वही चीज देखो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, लाइमन कहाँ था? 1 पे आया, बामर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। सर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल कम हो रहा है। सर अगर डिफरेंस इन एनर्जी लेवल कम हो रहा है, सर वेवलेंथ तो बढ़नी चाहिए, जो फोटोन की वेवलेंथ निकलेगी उसकी रेंज तो बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन एनर्जी लेवल कम हो रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपको ये याद है कि बामर विजिबल, हम ये भी निकाल सकते हैं कि हम निकालेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखी है, निकाल के देख रहे हैं हम क्या वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी रेंज की लाइमन सीरीज की, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, ऐसे हम इसकी निकाल लेते हैं। जब हम निकालते हैं ना बामर की, तो वो विजिबल रेंज में आती है। अच्छा सर, आप ईएम रेडिएशन जानते हो? कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेज, यूवी, विब ग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अच्छा सर, ऐसे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है। अब देखो,
आपने कहा जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, लाइमन से बामर गए, बामर से पेस्टन, पेस्टन से ब्रैकेट, क्या हुआ, डेल्टा ई कम, वेवलेंथ ज्यादा। अगर ये विजिबल निकाल ली हमने, क्या इंफ्रारेड निकालने की जरूरत है फिर? इससे ज्यादा होगी, क्या ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखो रेड से भी फ्रीक्वेंसी कम है, इंफ्रारेड, विब ग्योर, सर वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम होगी रेड से, यही बोला आई थिंक। वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, रेड से भी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इंफ्रारेड, हाँ सही बोला था। तो इंफ्रारेड आ गई, इंफ्रारेड यही तो थी, अभी तो निकाला मैंने। अगर ये याद है ना विजिबल रेंज, ये आइडिया लगा सकते हो कि इंफ्रारेड होगी, इंफ्रारेड होगी। आगे फार इंफ्रारेड कह देते हैं, फन हमफ्री को, कि फार इंफ्रारेड, फार मतलब और भी आगे की तरफ है। और विब की ओर, इसके इधर क्या था, सर अल्ट्रा वायलेट था। तो क्या ये याद रखने की जरूरत है? अगर मामर हमें पता है विजिबल रेंज है, ये फील कर सकते हो क्यों ये आ रहा है। ठीक है। अब अगर n इक्वल टू 1 पे लाइमन सीरीज है, सर इस पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और वो निकाल दो। देखो लाइमन कहाँ से कहाँ आ रहा है, सर आना 1 पे है तो कहाँ कहीं से भी आ सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 6 7 8, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी से आ रहा है। अच्छा जी, ऐसा भी है क्या? चलो निकाल के देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। n इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सर डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। आपको चाहिए वेवलेंथ कम से कम हो, तो ऐसा करो, सबसे से ज्यादा डेल्टा ई क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा डेल्टा ई हो सकता है, सर कम से कम तो ये होगा कि जस्ट ऊपर से आ जाए। उससे ज्यादा क्या होगा सर, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी से आ जाए। भाई सर ये कैसे निकाले, सब निकल जाएगा, मैथ है ना, सब आंसर देगा। मतलब अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी से 1 पे आ गया तो डेल्टा ई बहुत ज्यादा होगा, डेल्टा ई ज्यादा, तो लैम्डा कम, छोटे वेवलेंथ आ जाएगी। लैम्डा का रिलेशन 911, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, जेड स्क्वायर। जेड क्या पुट करें, अगर हाइड्रोजन है तो 1 पुट कर दो, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 पुट कर रहा हूं मैं। अब देखो नीचे देखो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n हायर स्क्वायर माइनस n लोअर स्क्वायर को ओनली इसे जीरो पुट कर सकते हैं, मतलब ये कह रहा हूं मैं। तो n हायर स्क्वायर से n हायर स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचा, n लोअर स्क्वायर। n लोअर स्क्वायर क्या है, अरे 1 है, तो 911 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका तो 1 आ ही गया, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए 1, तो 911 एंगस्ट्रॉम आ गई, 911 एंगस्ट्रॉम आ गई। ठीक है, वो लाडे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सर आपको चाहिए लंबी से लंबी वेवलेंथ हो, तो आप ऐसा करो, जो एनर्जी ऑफ फोटोन हो कम से कम हो। एनर्जी ऑफ फोटोन कम से कम हो मतलब जस्ट ऊपर से आ जाए, क्योंकि डेल्टा ई कम से कम चाहिए, डेल्टा ई के बराबर ही तो फोटोन रिलीज होता है। तो जस्ट ऊपर से आ जाए सर, जस्ट ऊपर 1 के ऊपर जस्ट कौन है, 2 है, तो 2 से 1 के ट्रांजिशन में क्या वेवलेंथ नहीं निकाल सकते। लैम्डा का रिलेशन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है हमें पता है, एन लोअर को क्या पुट करो 1, एन हायर को कितना 2, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस करो 4/3, 911, और जेड को तो 1 क्योंकि हाइड्रोजन है, तो 4/3 इंटू 911, 1210 एंगस्ट्रॉम आ गई। ठीक है, ऐसे निकाल सकते, ऐसे बामर की निकाल के देखना, ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस करके देखना बामर पे। और ना ये विजिबल रेंज के अंदर ही आ रही होगी, प्रूव भी हो जाएगा कि आपने सही निकाले हैं। इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, कैसे निकालोगे भी इफेक्ट ऑफ, निकालना क्या है वो तो देखे। इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस, के भाई जो तू बात कर रहा है ना, क्या बात कर रहा है, कि तेरा जो मास है, वो हम ऐसे नहीं मान रहे कि यार तेरा बहुत ज्यादा मास है, तेरे, तू ही सारी, वो है सारा वर्ल्ड तू ही है, तेरे चारों तरफ रिवॉल्व करेगा भाई, तू भी सेंट्रो मास के, क्या कहते हैं उसे, आले दिवाले, पंजाबी में कहते हैं आले दिवाले, रिवॉल्व करेगा। ठीक है भाई, अरे क्या हो गया इसे, 1 मिनट रुको। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले सेंट्रोमास का यूज करते हैं। अगर इनके बीच की दूरी कैपिटल आर है, जितना ज्यादा मास होगा सेंट्रोमास उसके उतना पास होगा, तो आर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनवर्स रिलेशन ऑफ मास से, जितना ज्यादा मास होगा उससे सेंट्रोमास उतना नजदीक होगा, मतलब आर उतना कम होगा। ये दूरी कैसे लिखोगे, सर इनवर्स रेशो मास है ना, तो इसका मास लिख दो, कैपिटल एम इंटू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये सेंट्रोमास जिसने पढ़ा उसे लिखना आता है। कैपिटल एम से डिस्टेंस लिखना है, सर स्मॉल एम आएगा ऊपर, स्मॉल एम इंटू आर, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम।
अब देखो, दोनों सिस्टम में है। एफ एक्सटर्नल सर जीरो है, क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्स ही आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंटर मास रेस्ट पे है। अच्छा सर, सेंटर मास रेस्ट पे क्यों है? एफ एक्सटर्नल जीरो, तो अपना मोमेंटम पी सेंटर मास क्या है? कांस्टेंट है। अगर पहले भी रेस्ट पे था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट है। अगर पहले भी रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। आता है जिन्हें सेंटर मास पड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस फिर रिवॉल्व अराउंड सेंटर मास। अब देखो कितना आसान है। दो इक्वेशन बनाते थे बोर में, क्या सर? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू बाई, और सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन पे निकालो सर। इनके बीच की दूरी कितनी है? आर टू कहा था मैंने इसे। तो एम आर टू ओमेगा स्क्वायर। पहले ये देखो ओमेगा क्यों ले रहा हूं मैं, और सेम सेम ओमेगा क्यों दोनों का? सर अगर सेंटर मास को रेस्ट पे रहना है, तो मान लो टी टाइम में ये थीटा घूमता है, थीटा रोटेट करता है, तो भाई इसे भी तो थीटा ही रोटेट होना पड़ेगा। मान लो ये थीटा से ज्यादा हो जाता, तो लाइन सेंटर मास की कहीं यहाँ आती, क्योंकि सेंटर मास तो लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल के बीच में ही होगा। तो सेंटर मास कहीं यहाँ होता, तो ये सेंटर मास तो मूव कर गया ना, मूव नहीं करना उसे। तो अगर ये थीटा रोटेट हो रहा है तो ये भी थीटा रोटेट होगा, ताकि सेंटर मास हमेशा इसी लाइन पे बना रहे। तो फील भी आ रही है? ठीक है, तो सेम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं ये। ओमेगा, ओमेगा क्या सेम वेलोसिटी से कर रहे हैं? नहीं। इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर? ओमेगा सेम है तो इसकी होगी आर टू टाइम्स ओमेगा, इसकी वेलोसिटी। इसकी आर वन टाइम्स ओमेगा, सिंस आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन। तो एफ कोलम्बिक के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सर एक मिनट, स्मॉल एम एक्सी से दूरी कितनी है जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं? आर टू। आर टू ओमेगा स्क्वायर। सर आर टू तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखो भाई। आर टू को जब यहाँ पुट करोगे, क्या कैपिटल एम स्मॉल आर, कैपिटल एम का स्मॉल आर। सर ये तो देखी देखी टर्म है, ये तो रिड्यूस्ड मास है। तो क्या आ गया? दिस फोर्स इक्वल टू म्यू आर ओमेगा स्क्वायर। म्यू कितना है? रिड्यूस्ड मास, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। सर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, सर प्योर रोटेशन हो रहा है ओमेगा से, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखें? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया ना, तो आई ओमेगा कर दो। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? अरे जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर मास के अबाउट। कैसे लिखें? इसका मास m है ना, दूरी कितनी है सर? आर टू। तो एम आर टू स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर वन स्क्वायर। आर टू लिखना आता है हमें? सर आता है। सर आर वन लिखना आता है? बिल्कुल आता है। तो कर दो भाई। तो आई ओमेगा इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। जब सोल्व करोगे ना, यही आ जाएगा म्यू आर स्क्वायर। आपको क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर स्मॉल एम आर स्क्वायर लिखूं, कैपिटल एम आर स्क्वायर लिखूं? अरे म्यू आर स्क्वायर लिखो यार। म्यू आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। अब देखो भाई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आर निकाल लो चाहे ओमेगा निकाल लो। आर निकाल लो चाहे ओमेगा। सर आर तो चलो पता लग जाएगा, nth ऑर्बिट का क्या रेडियस है जब सोल्व करोगे। अब मैं करना सिखा दिया, ये दिहाड़ी वाला काम खुद कर लेना। वैसे आसान ही है, एक को हटाओगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हटाओगे पहला आ जाएगा। देखो 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। सर ये तो सेम ही है। क्या आ गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन म्यू। ओहो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर म्यू। सर टोटल एनर्जी कैसे निकालें? ओहो, टोटल एनर्जी दिक्कत है, कैसे निकालोगे? दिक्कत कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर काइनेटिक कौन सी? प्योर रोटेशन हो रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर। के क्यू वन क्यू टू बाई आर हाफ आई ओमेगा। सर आई नहीं पता, सर ओमेगा नहीं पता। अच्छा जी, मिलते हैं। सोल्व करने के बाद -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट स्क्वायर वन स्क्वायर म्यू बाई एम। अगर किसी ने याद रखना हो ना, अब देखो जिसने समझ लिया, समझ आ गया, वो याद भी रख ले तो भाई प्लस पॉइंट। बाकी मुझे नहीं याद है कि एम बाई म्यू किस में, म्यू बाई एम किस में। थोड़ा ध्यान दो ना तो ये भी फील कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं डिराइव भी कर लूंगा। चलो, एटॉमिक कोलिजन क्या कहता है? एक अगर कॉन्सेप्ट कहना हो और मुझे डन कर देना हो कि भाई कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इन एटॉमिक कोलिजन, एक इलेक्ट्रॉन टकरा गया इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा गया, और न्यूट्रॉन टकरा गया एटम से, ऐसा कुछ हो रहा हो, तो इन्हें एटॉमिक कोलिजन कहते हैं। एटॉमिक लेवल पे कोलिजन जो है उन्हें एटॉमिक कोलिजन कहते हैं। जो भी एटॉमिक कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस होगा,
वो यूज हो जाएगा एटम को एक्साइट करने में। क्या बात है, क्या बात है सर। एक्साइटेशन वगैरह सब पढ़ रखा है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, क्या वेवलेंथ होती है, क्या एनर्जी का फोटोन आता है, सब हम रिलेट कर सकते हैं। और क्या एनर्जी लॉस होता है कोलिजन में। सर ये तुम सेंट्रो मास में कोलिजन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं भी पढ़ाऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा। कोलिजन ऑफ एटम विद एन इलेक्ट्रॉन, इन्हें ना मैं दो तरीके से समझाता हूँ, मतलब रिलेट करके। मेरे पास क्या रखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम रखा हुआ है। क्या रखा है, हाइड्रोजन एटम। इसकी एनर्जी कितनी है। सर -13.6 सुना मैंने तो। जूम कर दूं। अपना पहले आ रहा है फोटोन, एनर्जी बताओ। -13.6 होती है पहले शेल की, फिर 3.4, फिर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही सेम ही है। यहाँ से यहाँ जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा ई 10.2 आता है। यहाँ से यहाँ तक अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, 12.09 आ रहा है। ये नहीं तो तो मान लो एक फोटोन आता है, चुक 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 चुक। फोटोन कब एब्जॉर्ब होता है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर डेल्टा ई के एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी रखता है तभी एब्जॉर्ब होगा। फोटोन तभी एब्जॉर्ब होगा जब एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ एनर्जी लेवल्स। अगर एग्जैक्टली 10.2 है यहाँ आ जाएगा, एग्जैक्टली 12.09 है यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो 10.3 एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की, आपको वैसे 10.2 तो आ ही सकता है, जो 0.1 बचा उससे ज्यादा तेजी से घूमने लग जाएगा। अच्छा जी। ओके जी। अरे 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 अरे, यहाँ आते हैं। थोड़ा सा इधर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आया एटम पे, एटम कैसा दिखता है दिखा दिया हमने। मान लो ये पहले शेल वाले पे टकराने वाला है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब ये इलेक्ट्रॉन पता है क्या कहेगा, ये फोटोन नहीं है। मान लो इसकी एनर्जी आती है कितनी, 10.2। तो ये क्या कहेगा, आया आया, अरे भाई कितनी चाहिए, कहेगा 10.2। यहाँ आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन खुद रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी दे दी। हमने क्या पढ़ा, अटोमिक कोलिजन के दौरान जो एनर्जी लॉस होगी वो एक्साइटेशन में यूज हो जाएगी। अब एक एम मास का बंदा एम मास पे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है। एम मास का बंदा एम मास पे टकराया, कितनी एनर्जी मैक्सिमम दे सकता है। सर सारी की सारी, क्यों। सर हमने पढ़ा है परफेक्टली इलास्टिक हो, सेम मास हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है बस। अगर ये एम मास यू वेलोसिटी से आ रहा है, ये एम मास रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे हो जाएगा, ये यू से जाने लगेगा, है ना। तो ठीक, अगर मान लो 10.3 से आता है, ये क्या आएगा भाई कितनी चाहिए। जा ही रहा हूं मैं, रास्ते में देता जाता हूँ तुझे, कहेगा 10.2, 10.2 रख लेगा, कितनी बची 0.1। 0.1 एनर्जी खुद लेके काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा बस। इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी चाहिए उतनी दे देगा, बाकी खुद के पास रख के चल देगा बस। ये तो बड़ा सिंपल सा है। अब देखते हैं, अगर एक न्यूट्रॉन टकराए एटम के साथ, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। अब एक देखो न्यूट्रॉन कैसा है, बढ़िया है भाई। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है सर, 1 AMU। तो 1 AMU को मैं एम कह रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है सर, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक प्रोटॉन के इक्वली मास है सर, वो भी 1 AMU होता है। अच्छा दोनों का मास सेम है, क्या बात है। हम मान लेते हैं ये यू वेलोसिटी से आ रहा है और के काइनेटिक एनर्जी, और इनके बीच में कोलिजन होती है। अब एक चीज देखो, क्या कॉन्सेप्ट है सर, जो लॉस होगा वो सारा एक्साइट करने के काम हो। सर लॉस तो कितना भी हो सकता है, अगर परफेक्टली इलास्टिक हो सर कोई लॉस नहीं होगा। पार्शियली इलास्टिक हो सर एक रेंज के बीच में होगा, कि जीरो से लेके मैक्स तक कुछ भी लॉस हो सकता है। तो हम जीरो लॉस हो सकता है ना, और एक मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मैक्स निकाल लूं, जीरो तो पता ही है हमारे बेटा। तो मैक्स निकाल लेते हैं, मैक्स लॉस कितना हो सकता है। आप कहोगे सर मैक्स लॉस होता है अगर दोनों चिपक के चलने लगे, परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाए, वही तो होता है मैक्स लॉस। देख लेते हैं, एक यू वेलोसिटी से के काइनेटिक एनर्जी वाला आ रहा था बंदा, एम मास का ही था, दूसरा भी चिपकता है। देखो एम मास का बंदा यू से जा रहा था, बाद में 2 M मास का वी से जाना है, तो मास डबल होकर वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, या सीधा MU इज इक्वल टू 2 MV, U/2 इज इक्वल टू वी। ठीक है। ये क्या बाय मोम, अच्छा CUM होना चाहिए, सेंटर क्या लिखा है, मुझे सोचने दो। मोमेंटम कंजर्व, अच्छा मोमेंटम कंजर्वेशन भाई साहब, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के थी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर को मैं के लिख रहा हूँ, बाद में कितनी फाइनल। सर हाफ कितना मास जा रहा है, 2M इंटू यू बाई टू का स्क्वायर, यू स्क्वायर बाई 4।
तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन टू। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का हाफ। तो कितना लॉस हो गया, पहले इतनी एनर्जी थी बाद में इतनी हो गई, कितना लॉस हो गया, के माइनस के बाई टू। अच्छा मतलब एक न्यूट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम पे टकरा रहा है तो के बाई टू एनर्जी जितने कैरी कर रहा है उसका हाफ लॉस कर सकता है मैक्सिमम। ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझा देता हूँ, बार बार यूज होगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि जीरो के और के बाई टू तो हो ही सकता है, और जीरो से के बाई टू के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब के बाई फोर हो, के बाई थ्री हो, सब हो सकता है भाई। इससे तो कम ही है, और जीरो से ज्यादा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, के बाई टू के बीच में हर वैल्यू हो सकती है। अगर यही मैं ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर होता कि एक्स वाई, मतलब सिर्फ एक्स सिर्फ वाई, एक्स और वाई के बीच में नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ही होता है हाँ, मतलब जीरो से लेकर के बाई टू के बीच में कुछ भी है इंक्लूडिंग जीरो एंड के बाई टू, लॉस जीरो जीरो, ठीक है। अब ना, ये हमने निकाल लिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्या क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है। ये कह रहा है कि लॉस जीरो से के बाई टू के बीच में कुछ ही हो सकता है, बस सुनते रहो सब क्लियर हो जाएगा। अब पॉसिबल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स देखो। हाइड्रोजन एटम है, पहले शेल की एनर्जी 13.6, इसकी 3.4, 1.51, 0.85। यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी डेल्टा ई लगाओ 10.2, यहाँ से यहाँ तक 12.0, ये याद नहीं रखनी, मैंने भी सीधा निकाली थी यहाँ से, ये 12.75। तो कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है? 10.3 नहीं सर, सर इससे तो ज्यादा तो हो जाएगी, नहीं एग्जैक्ट इक्वल चाहिए हमें। 10.2 जीरो तो है ही कि जीरो, ठीक है, या 10.2 हो, या 12.09 हो, या 12.75। एक बंदा कह रहा है कि इतना लॉस, दूसरा कह रहा है इतना लॉस, सर ये लॉस क्यों? अरे क्योंकि जितना लॉस है वही तो एक्साइट करने के काम आएगा। या जीरो लॉस हो, ये बंदा यहीं रहे, कुछ हो ही ना इसके। एक है कि 10.2 के 10.2 एनर्जी एक्साइट करने के लिए आ रही है, यहाँ तक चला जाएगा। 12.09 यहाँ चला जाएगा, 12.75 यहाँ चला जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं कि हमने के की अलग अलग वैल्यू डालते हैं और देखते हैं किस तरह का कोलिजन हो सकता है। इफ के इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रोवोल्ट, के जो अपना न्यूट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम क्या करेंगे, वैसे सोल्व करेंगे, मैक्सिमम लॉस देखेंगे, जीरो से के बाई टू आएगा। तो के बाई टू कितना है, 10/2 5, मतलब मैक्सिमम तो 5 हो सकता है। चाहिए कितना कितना, क्वांटम फिजिक्स क्या क्या अलाउ कर रही है, या जीरो या 10.2। ये देखो, या जीरो या 10.2, सर 10.2 जितने तो बात है नहीं, 5 तक ही लॉस हो सकता है, या जीरो लॉस हो सकता है। तो यहाँ क्या कॉमन है, जीरो जीरो, मतलब कोई लॉस हो ही ना। ऐसी कोलिजन क्या होती है सर, परफेक्टली इलास्टिक। तो इस केस में पक्का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही होएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी 20.4 है, सर जितनी काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना उसका मैक्सिमम लॉस हाफ हो सकता है, तो 10.2। अरे अरे, लॉस जीरो तो हो ही सकता है, 10.2 भी हो सकता है, जीरो से लेके 10.2 तक कुछ भी हो सकता है। अब क्वांटम फिजिक्स पे आए, ये कह रहा है भाई जीरो लॉस हो सकता है, या 10.2 यूज हो सकता है, या 12.09। आपके पास क्या है, ये कहेगा भाई हमारे पास जीरो से लेके 10.2 तक हर वैल्यू है, तो 10.2 आ गई काम में। अच्छा, तो मतलब 10.2 यूज हो सकता है। अच्छा, अगर 10.2 यूज हो तो कौन सी कंडीशन हुई? आप कहोगे सर मैक्सिमम था लॉस, मैक्सिमम लॉस कब होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक पे। मैक्स लॉस कितना हो सकता है, देखो सोल्व करके भी दिखाया मैंने। 10.2, क्यों? क्योंकि के बाई टू, के 20.4, के बाई टू 10.2। तो अपनी मैकेनिक्स क्या कह रही है, जीरो से 10.2 के बीच में कुछ भी। हमें क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है कि या ये या ये सभी वैल्यू यूज हो सकती है। तो जीरो तो प्रोबेबिलिटी है ही, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इलास्टिक कोलिजन हो जाए, मतलब जीरो लॉस हो। जीरो लॉस किस में होता है, परफेक्टली इलास्टिक। या 10.2 कॉमन है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो। दूसरा सवाल, अगर काइनेटिक एनर्जी जिससे आ रहा था वो 22 है, तो लॉस कितना हो सकता है सर, 11 हो सकता है, क्योंकि हाफ होगा। 11 लॉस है, तो जीरो से लेके 11 के बीच में कुछ भी लॉस हो सकता है। बट यूज क्या क्या हो सकती है, या जीरो, या 10.2, या 12.09, या 12.75। ये कहेगा यार, आप कहोगे सर 10.2 तो है ही नहीं। अरे जीरो से लेके 11 के बीच में हर वैल्यू है, तो 10.2 तो है ही, तो जीरो हो सकता है या 10.2। अच्छा, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता था सर, 11। अगर 11 लॉस होता तो कौन सी कोलिजन होती? आप कहते परफेक्टली इन इलास्टिक, उससे कम लॉस हो रहा है सर, पार्शियली इन इलास्टिक है। सवाल करते हैं यार कुछ।
एटॉमिक कोलिजन का सवाल है। अ हीलियम आयन इज एट रेस्ट, अच्छा जी, इन ग्राउंड स्टेट। अ न्यूट्रॉन विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड काइनेटिक एनर्जी k कोलाइड्स ऑन विद द हीलियम आयन, ठीक है। कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ k, कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या रखे ये बंदा, सो दैट देयर कैन बी एन इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। कह रहा है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन चाहिए तो मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। हीलियम आयन है, देखो हीलियम आयन है तो इसका मास क्या होगा, 4 AMU। न्यूट्रॉन का 1 AMU, तो इसका मास अगर m है, इसका क्या हो गया, 4m। अब देखो, हम क्या कहते थे, इन इलास्टिक होना तो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, तो निकाल लेते हैं मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो देखो ये के काइनेटिक एनर्जी यू से मैक्सिमम लॉस कब होता है, जब दोनों चिपक जाए और साथ साथ चलने लगे। एम मास 4m, चिपक गए 5m, क्या वेलोसिटी होगी, 5 गुना मास बढ़ गया तो वेलोसिटी 5 गुना कम हो जाएगी, u/5। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², ये के है। फाइनल हाफ 5m, और u/5 का स्क्वायर, u²/25, 5। तो हाफ mu² मल्टीप्लाई बाय 1/5। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है तो फाइनल k/5 होगी। लॉस कितना हो गया, k माइनस k/5, 4k/5। अच्छा, मतलब 0 से लेके 4k/5 के बीच में कुछ भी लॉस हो सकता है। और हीलियम है, Z कितना है, 2 है, Z 2 है। तो मैंने बनाई एनर्जी लेवल 13.6 Z², 3.4 Z²। Z की वैल्यू 2 पुट कर भी सकते थे, बट कहते हैं डिफरेंस निकाल के फिर कर देते हैं 2 को मल्टीप्लाई, स्क्वायर को मल्टीप्लाई। ये तो पहले स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, फिर स्क्वायर को, फिर डिफरेंस निकालो। अब एक चीज देखो, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो यार मिनिमम से मिनिमम एक्साइटेशन हो जाए, कम से कम यहाँ से यहाँ तक जा सकता है या इसके ऊपर। हमें कम से कम चाहिए तो हम कहते हैं जस्ट ऊपर जाए। तुम कितनी होगी, 10.2 Z²। परफेक्टली इन इलास्टिक चाहिए तो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है सर, इतना। सो दिस शुड बी इक्वल टू मिनिमम ट्रांजिशन जो ऊपर पॉसिबल है इतनी, इक्वल कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसान सवाल है, जिसे कॉन्सेप्ट आता है कि कितना लॉस हो सकता है वो निकाल लो। 0 से लेके 4k/5 तक कुछ भी हो सकता है। मिनिमम चाहिए था तो इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल कर दिया हमने, बस। मिनिमम k की वैल्यू चाहिए थी इसलिए। अब अगला है हाइपोथेटिकल बोर मॉडल। हमें क्वेश्चन दिया, सपोज दैट द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस r इन हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -ke² 3r² r³ यूज बोर्स थ्योरी टू ऑब्टेन एनर्जी लेवल फॉर सच हाइपोथेटिकल एटम। बड़ा आसान है। क्या करोगे सर, u एज अ फंक्शन ऑफ r दिया है, -du/dr क्या होता है, -du/dr क्या होता है, फोर्स होता है, यही तो होता है। तो फोर्स आ जाएगा, उस फोर्स को क्या पुट कर दोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, mvr = nh/2 पाई। देखो पहले जब बोर हमने निकाला तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mv²/r प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ ये वाला फोर्स निकाल देंगे, वो mv²/r प्रोवाइड करेगा। दूसरी इक्वेशन mvr = nh/2 पाई। अब यहाँ से R निकालो, V निकालो, टोटल एनर्जी निकालो, सब निकल जाएगा। जब टोटल एनर्जी निकालोगे कैसे करोगे, पोटेंशियल एनर्जी तो दे रखी है कि ये है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी, दोनों को ऐड करो। ये आंसर है भाई, ये आपका होमवर्क है। मैंने प्रोसेस बता दी कैसे करना है, करके देखना। अब PYQs पे बढ़ते हैं यार। 2016 का सवाल, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हाईली एक्साइटेड स्टेट्स फॉर हाइड्रोजन लाइक atoms, also called Rydberg states, with a nuclear charge Ze, are defined by their principal quantum number n, where n is much much greater than 1. Condition क्या दे दी, n is much much greater than 1. Which of the following statement are true? क्या पूछ रहा है, relative change in radii, अच्छा, relative change in radii, फिर वो relative change in energy, relative change in angular momentum। अब देखो रेडियस हमें पता है, relative change in radius मतलब डेल्टा r/r। अरे प्रोपोर्शनैलिटी पता है तो ये तो निकल ही जाएगा आसानी से, ठीक है। और रिलेटिव चेंज इन एनर्जी, लो एनर्जी का फॉर्मूला पता है, प्रोपोर्शनैलिटी पता है, इसका भी निकल जाएगा, डेल्टा E/E। एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई, तो डेल्टा L/L भी निकल जाएगा। पहले पे चलते, क्या पूछ रहा था, रिलेटिव चेंज इन रेडियाई, डेल्टा r/r। r किसके प्रोपोर्शनल है, n² बाई जेड। सर आप कंपेयर कर रहे हो हाइड्रोजन के लिए, कहा गया हाइड्रोजन लाइक एटम्स।
जेड तो सेम है, जेड तो सेम है। तो यार देख, पहली ऑप्शन तो सीधी ठीक हो गई, रिलेटिव चेंज इन रेडियाई ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल डज नॉट डिपेंड ऑन जेड। यार ऑफ कोर्स नहीं करती। चलो निकाल भी लेते हैं, डेल्टा आर बाई आर किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर के। एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और दो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स मतलब एक एन है तो अगला एन प्लस वन है, इनके लिए निकालो। तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये डेल्टा आर आ गया, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। इसे मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला, और इसमें से एन स्क्वायर कट हो जाएगा, और बचेगा क्या, टू एन प्लस वन। अब देखो, यहाँ कंडीशन यूज हो गई, एन इज ग्रेट मच मच ग्रेटर देन वन। तो इसे क्या लिख सकते हैं, टू एन ही लिख सकते हैं इसको, इसके रिस्पेक्ट में इग्नोर कर दो। तो टू एन ओवर एन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो क्या कह रहा है, रिलेटिव चेंज इन रेडियाई वन बाय एन, क्या बात है। अगला एनर्जी, एनर्जी किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो एक बार एन प्लस वन पुट करो, एक बार एन पुट करो। वन बाई एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का यार वन बाई एन स्क्वायर। कितना आसान है। अब वन बाई एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, वन बाई एन स्क्वायर से डिवाइड किया, एन स्क्वायर ऊपर आ गया, और वन बाई एन स्क्वायर, वन बाई एन स्क्वायर, ये तो वन ही बच गया। देखो ये वन बच गया, ये एन स्क्वायर ऊपर चला गया, ये आ गया। अब अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, ये फॉर्म में आ जाएगी। अब क्या करना है सर, वन से काफी काफी बड़ा है एन, तो इसे जस्ट टू एन लिख दो, इसे एन लिख दो, टू एन ओवर एन का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो क्या कह रहा है ऑप्शन, रिलेटिव चेंज, ठीक है भाई। रेडियाई, रेडियाई था ये तो, रेडियाई तो हमने निकाल ही लिया। रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ओ भाई साहब, यहाँ तो वन बाई एन क्यूब कह रहा है, कितना है अपना, वन बाई एन है, तो ये तो नहीं ठीक है, एनर्जी वाला। एंगुलर मोमेंटम किसके है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। तो एन प्लस वन के लिए निकालो, एन के लिए निकालो, तो एन प्लस वन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। वन बाई एन, कितना आसान है। ठीक है, तो क्या सही होगा, ए बी डी। ये जो भी मैं करा रहा हूँ ना, ये सब सीखने के लिए है। ये ना क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे अप्रोच लगा रहा हूँ। इसके बाद जो बचे क्वेश्चन है, तब आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो क्वेश्चंस। 2016 का ही सवाल है, क्या कह रहा है, अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इरेडिएटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ पता है, तो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो हमें पता है, क्योंकि एनर्जी फोटोन पता है, तो डेल्टा ई बिटवीन शेल्स पता है। जैसे मेरे दिमाग चल रहा है मैं बताता जा रहा हूँ, टेकिंग एच सी बाई ई इक्वल टू दिस, ये पता है क्या वैल्यू है। जैसे हम लिखते हैं ना 12 420 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम एनर्जी ऑफ फोटोन, कह रहा 12 420 की जगह 1 2 3 1 2 3 7 0 यूज करो, 1 2 3 7 0 यूज करो, 1 2 4 2 0 की जगह। अब प्रैक्टिस करने से आती है ये, इसे इधर लेके जाओगे कर भी सकते हो, 1 2 3 7 इंटू टेन रेज़्ड टू पावर माइनस 10। एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी द हाइड्रोजन एटम, ये ले लो, ठीक है। द नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम इज। अब देखो क्या करना है, अगर इतनी वेवलेंथ का फोटोन है तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उसका रिलेशन है हमारे पास। अरे यार, क्या लैम्डा एमिट करता है उसका भी है, क्या लैम्डा एब्जॉर्ब करके कहाँ तक जाता है उसका रिलेशन है। लैम्डा इज इक्वल टू 911, 911 कैसे आया था सर, वन बाई आर से आया था। 911 मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। अब देखो 970 पुट किया मैंने, अब कहाँ से लेके कहाँ तक आना है, एमिशन स्पेक्ट्रम में एन हायर इक्वल टू एन पे चला गया, कहाँ आएगा भाई, तू ऊपर तो चला गया, तूने लौट के तो वन पे ही आना है, क्योंकि सबसे स्टेबल तो ग्राउंड स्टेट ही है, लौट के तू यहीं आएगा। तो इसे एन हायर को मैंने एन पुट कर दिया, इसे वन पुट कर दिया, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे ही आना है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करोगे, एन की वैल्यू एक्चुअली 4 के इक्वल आ रही है। अच्छा, 4 से नीचे आना है तो कितने टाइप्स ऑफ फोटोन निकल सकते हैं सर, डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस 1/2। यहाँ तो आपका भी लग जाएगा n-1 इंटू एन बाई टू, बट हमने याद रखा है, हर किसी को लगता ही है। डेल्टा कितना है सर, 4 से 1 3, डेल्टा प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 6, 6 इसका आंसर था। देखो दोबारा अप्रोच बताता हूँ, उसने दिया कि इस वेवलेंथ का आया है, तो एनर्जी पता है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो पता है, हमें रिलेशन पता है। लैम्डा पुट किया, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है वो हमें पता है, भाई लौट के तो वापस यहीं आएगा, मैंने पुट कर दिया। 4 तो बाद में है, एन मान लिया, इसे लौट के वन आएगा, तो इसे एन पुट किया, इसे वन पुट किया, बस। और जेड को क्या पुट किया, हाइड्रोजन है भाई।
An electron in a hydrogen atom undergoes a transition from an orbit with quantum number n initial to another with Vi, Vf are respectively the initial and final potential energy of the electron. If Vi upon Vf is equal to 6.25, then the smallest possible Nf is आसान है. एनर्जी क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ गई सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. तो E इनिशियल अपॉन E फाइनल इज इक्वल टू एन फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर था, और डिवाइडेड बाय एन इनिशियल का स्क्वायर. सर आप हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी. अरे यार, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में डबल होती है, बट प्रोपोर्शनैलिटी तो वही होती है जिस मैग्नीट्यूड डबल होता है, तो वो भी तो एन स्क्वायर बाय जेड ही होगी, है ना? अरे एन स्क्वायर बाय जेड कहाँ गया? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. ठीक है, तो हमने ये पुट किया, इससे क्या आंसर आ गया हमारा? एन फाइनल वन एन इनिशियल. फेयरली इजी सवाल पूछ लिया था. अब देखो, एन इनिशियल को पुट करो. सर वन पुट करते तो एन फाइनल कितना आता है? 2.5. अरे ये क्या शेल नंबर कोई 2.5 हो सकता है? नहीं. तो एन इनिशियल को 2 पुट करो, ये क्या आ जाएगा? 2.5 इंटू टू 5. कैन फाइनल 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. तो मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है इसके अकॉर्डिंग? मैथ कह रहा है भाई 5. 5 ही सही है. ये तो मैथ ज्यादा है इसमें, अगर एनर्जी का रिलेशन पता है, प्रोपोर्शनैलिटी पता है, बस मैथ है ये तो. आसान सवाल. अगला, कंसीडर अ हाइड्रोजन लाइक आयोनाइज्ड एटम. ठीक है, विद एटॉमिक नंबर Z, विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. हाँ तभी लगा सकते हैं फॉर्मूले. इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम द फोटोन एमिटेड इन द n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू, अच्छा 2 से 1 में आया, हैज एनर्जी 7.74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर देन द एनर्जी फॉर 3. अच्छा, कहता है जब एनर्जी 2 से 1 आती है वो इक्वल टू 74.8 प्लस एनर्जी 3 से 2. 3 से 2 जब ट्रांजिशन होता है उसकी एनर्जी में अगर इतना ऐड कर दोगे तो ये एनर्जी बन जाएगी. रीड करो अब तसल्ली से. द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस. अच्छा ठीक है. द वैल्यू जेड इज, अरे यार, एक बार इसकी इक्वेशन बनाओ, एक बार इसकी इक्वेशन बनाओ, बाद में जो मैथ्स कह रहा है हमें वो कर दो. डेल्टा ई 2 से 1 क्या हो सकता है सर? 1 2 3, 13.6 जेड स्क्वायर, 3.4 जेड स्क्वायर, 1.51 जेड स्क्वायर. 2 से 1 निकाल लो. 2 से 1 10.2 जेड स्क्वायर. 3 से 2, 3 से 2 निकाल लो, माइनस करो 1.89 जेड स्क्वायर. 1.90 भी ले लेना, पर जो भी मन है. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? दिस इक्वल टू, जो ये वाली एनर्जी है 2 से लेके 1 वाली, ये 74.8 ज्यादा है. किससे? 3 से 2 वाली से. अबे यार, तो जेड नहीं आ गया आसानी से? देखो आसान ही होते हैं और बहुत जल्दी निपटा सकते हो, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स आई बिलीव काफी स्कोरिंग टॉपिक है, अगर तसल्ली से बढ़िया पढ़ा हुआ आपने. आगे चलते हैं भाई. 2010 का सवाल. अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, अरे भाई साहब, बाय बोस क्वांटाइजेशन कंडीशन इट्स रोटेशनल एनर्जी इन nth शेल. ठीक है, nth में घूम रहा है, इसके रोटेशनल क्या होगी? अरे रोटेशनल तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी. डायटोमिक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालो? अरे यार, आई ओमेगा इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई. अरे बोहर ने दो तो चीजें कही थी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल, दूसरा एक फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, एक्सलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा. ठीक है, हमने क्या पुट किया? हमें ये चाहिए. इसके लिए क्या चाहिए? आई तो गिवन है, ओमेगा चाहिए. तो आई ओमेगा, ये तो एंगुलर मोमेंटम है, इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई. ओमेगा नहीं आ गया? पुट कर दो भाई, आंसर आ गया अपने पास. क्या आएगा? आई इंटू ओमेगा की वैल्यू आई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन इसका 4 इंटू 2 8. 8 आना चाहिए नीचे. अरे 8 तो सब में आ रहा है. ऊपर एन स्क्वायर आना चाहिए. एन स्क्वायर, एन आ रहा है, यही आ गया डी ऑप्शन. एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आए एन स्क्वायर. हमें अटैक करना सीधा पड़ा. अगले पे चलते हैं. 2015 का सवाल क्या कह रहा है? हाँ ये वो सवाल था आई थिंक, जिसमें क्या कहते हैं, देख ही लेते क्या कहते हैं. कंसीडर हाइड्रोजन एटम विद इट्स इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 90 नैनोमीटर. ठीक है, ये 900 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू आयोनाइज द एटम. ठीक है, आयोनाइज करने के लिए, आयोनाइज मतलब जहां जिस शेल में है, वहां एनर्जी आ गई और इसे बाहर निकालना चाहता है, और यहाँ जीरो एनर्जी हो जाए. मिनिमम एनर्जी होती है आयनाइजेशन की. ट्राई कर रहा है आयनाइज करने की. इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, सर ये क्या आ गया? इतनी है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, मैंने क्या बताया था?
आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी कितनी दे, पहले शेल की कितनी है, -13.6 Z²। अगर प्लस इतनी ही दे दोगे तो ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा और रेस्ट पे आ जाएगा। अगर इससे ज्यादा दे दी, यहाँ तो आ ही जाएगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उससे मूव करने लगेगा। ये तो कह रहा है जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो इतनी है। तो निकाल लो अब एनर्जी फोटोन कितनी है। 12। सर 420 क्यों नहीं किया? 420 कर लो, पर नीचे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम पुट करो। 90 नैनोमीटर है तो एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो 900, 12 420 अपन, तो यही आ जाता है 1242 वो 90। सोल्व करने के बाद आता है 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा सर? जितनी एनर्जी आई माइनस कितनी आयोनाइजेशन में यूज होगी, आयोनाइजेशन में कितनी यूज होगी। अगर ये पता चल गई तो हम पता लगा सकते हैं कौन सा है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो 13.6, 3.4, 1.0.5, यहाँ से सोल्व करके आयोनाइजेशन क्या आ रही है, 3.4। कितनी एनर्जी कहाँ दे, देखो -3.4 मैंने बताया ना, इसे +3.4 दे दोगे, डन है। तो n = 2 है आपका आंसर, n = 2। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कितने टक 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 करके बनते मॉडर्न फिजिक्स। द रेडियस, 2013 का सवाल, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4.5 a नॉट। ठीक है भाई, वेयर a नॉट इज द बोर रेडियस, मतलब जो 0.529 कहते हैं हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल का, वो इतना है। इट्स मतलब 0.529 जो नंबर होता है ना वही ए नॉट है सादी भाषा में। इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस, अरे यार ये तो आसान कर दिया। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है सर? NH/2 पाई। ये कह रहा है 3 टाइम्स H/2 पाई, तो N कितना है? 3। ये देखो, ये मैं सोल्व करके N = 3 निकाल गया। जो स्ट्राइक की लिख दो साइड में, क्या इन्फॉर्मेशन रिवील करना चाह रहा है एग्जामिनर। इट इज गिवन दैट H इज द प्लैंक कांस्टेंट, R इज a readable constant, द पॉसिबल वेवलेंथ when the atom dx side is R। अरे कितना आसान, कहाँ है वो? 3 पे है, जब डी एक्साइट करेगा तो क्या हो सकता है सर? 3 2 1, या ऐसे आ जाए या ऐसे, ऐसे आ जाए, या कैसे आ जाए। हाँ यही है, 1 2 3, 3 तरीके हैं, 3 तरह के फोटोन निकल सकते हैं। ये मैंने निकाला है। यहाँ मैंने क्या किया, जेड भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या दिया है, हाइड्रोजन लाइक एटम दिया हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम। कह रहा है कि रेडियस कितना है, 4.5 ए नोट है थर्ड शेल का। तो n = 3 पता है, रेडियस कितना होता है 3, ए नॉट क्या है? अरे 0.529 n² / z। यहाँ मैंने क्या पुट किया, 4.5 पुट किया, n कितना 3, z आ जाएगा 2। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, हीलियम है भाई। और लैम्डा देखो, 1/r/z²। सर ये तो 911 होता है, अरे वही तो 1/r होता है, 1/r/z²। मल्टीप्लीकेशन नीचे सब्ट्रैक्शन, z को 2 पुट करना है, 1/r को 1/r रहने दो क्योंकि r के फॉर्म में ही है। कौन से निकल सकते हैं सर? 3 से 2, 2 से 1, 3 से 1। तो कर लो, n को एक बार, n हायर को 3 पुट करो, n लोअर को 2 पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका ये, λ = 9/5r। ये मैंने करके देखा तो ये आ रहा था, आप भी करके देखो। 2 से 1 जब करोगे, कि 2 से जब 1 आता है तो क्या वेवलेंथ निकलती है, 1/3r। 3 से 1, 9/32r। तो देखो 9/5, 1/3r, 9/5, 9/5, 1/3, 1/3, यानी 9/32 है, 9/32 है। देखो ये ना, ऑप्शन से क्या कह सकते थे, क्योंकि n = 3 सीधा रिवील कर दिया। तो 3 से नीचे आने के 3 तरीके हो सकते हैं, ऐसे ऐसे 3 तरह के फोटोन रिलीज हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो गलत होनी ही थी, बाकी 2 होगी इसमें, इसको ज्यादा बता भी नहीं पाया। कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, आई विश यार मैं करा पाता आपको, क्वांटम फिजिक्स में चल रहा है मेरा ये। द कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, द ग्रेटर द क्वांटम नंबर द क्लोजर क्वांटम फिजिक्स अप्रोचेस क्लासिकल फिजिक्स। अब देखो क्वांटम फिजिक्स कहते हैं ना यार, आइंस्टाइन ने गलत प्रूव कर दिया न्यूटन को। न्यूटोनियन फिजिक्स गलत नहीं है, बट न्यूटोनियन फिजिक्स अगर ये है ना, क्वांटम फिजिक्स ये, इसी को जब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए हम कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो न्यूटोनियन फिजिक्स ही बनती है। न्यूटोनियन फिजिक्स गलत नहीं है, बट वो अप्रोक्सीमेशन है क्वांटम फिजिक्स का। तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, तो अपना क्या आता है, क्लासिकल फिजिक्स अप्रोच। अब ये ना मैं जस्ट क्यूरियोसिटी छोड़ रहा हूँ आपके लिए, जिसे इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बुक कौन सी रेकमेंड करूंगा मैं? आर्थर वाइजर, मतलब
पर्सनली मुझे इतना नहीं लगा, बट आर्थर बाई से पढ़ सकते हो, या हाँ, INSP मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, चलो नीचे। INSP इंडियन स्कूल ऑफ फिजिक्स, नितिन सचन सर ने अपलोड कर रखी वीडियो, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा। बाय बाय।